What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to the 100 days commerce masterclass. अब गाइज हमारा अकाउंटेंसी बहुत अच्छा चल रहा है इशू ऑफ शेयर्स, तो मैंने सोचा यार इको और बिजनेस स्टडीज को भी अब थोड़ा सा खींच लें। तो आज की क्लास में हम बिजनेस स्टडीज का पार्ट बी शुरू करने जा रहे हैं और पार्ट बी में बस 4 ही चैप्टर्स हैं जो मैं दो क्लासेस में करके खत्म करा दूंगा। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ बिल्कुल लास्ट चैप्टर जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बहुत ही आसान सा, बहुत सिंपल सा चैप्टर है हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और इस चैप्टर में हम काफी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए लाइफ में भी बहुत काम आएंगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आखिरी से चैप्टर नंबर 12, 11, 10, 9 सारे चैप्टर्स ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। बच्चों चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखो बच्चों, हम लोग इसके अंदर ना मेनली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को पढ़ने वाले हैं। सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है? प्लीज मेक श्योर कि आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ही पढ़ रहे हो, जिस भी किताब से पढ़ रहे हो। एनसीईआरटी अगर आपके पास पुरानी है तो ध्यान रखना कि आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पढ़ना है। इस चैप्टर को लेटेस्ट एनसीईआरटी से ही पढ़ना, ठीक है? तो देखो नाम में ही क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले क्या है कि सर कंज्यूमर कौन होता है? सीधी सीधी सी बात है। तो यार कंज्यूमर, देखो कोई भी कंज्यूमर वो होगा जो एक इंडिविजुअल है, ठीक है, जो किसी गुड्स को बाय कर रहा है, जिसने कोई सामान खरीदा है, उस चीज का पैसा दिया है ना। फ्री में अगर कोई चीज मिली है तब आप कंज्यूमर नहीं हो, आपने उस चीज के पैसे दिए हैं या आपने कोई सर्विस ली है पे करके। तो अगर आपको वो गुड सही नहीं मिले, डैमेज्ड मिले, खराब मिले, या फिर आपको सर्विस इनकम्प्लीट मिली, जो भी आपने सर्विसेज ली हैं किसी सर्विस प्रोवाइडर से, तो वहां पे आपका एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। तो उस कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए उसके पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, कहां कहां कौन कौन से कोर्ट्स में जाके वो केस कर सकता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसीलिए इसको बोला गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सबसे पहले आता है कंज्यूमर कौन। कंज्यूमर इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और अवेल एनी सर्विसेज फॉर अ कंसीडरेशन। बच्चों कंसीडरेशन का मतलब बदले में उसने कुछ ना कुछ पेमेंट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच हैज बीन पेड, या तो पेमेंट हो गया है या पार्टली पेड हो गया है, या आधा प्रॉमिस करा है आधा पे करा है, अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब अगर आपने फ्यूचर के लिए भी उसको प्रॉमिस किया है तो कुछ पार्ट आपका पे किया हुआ है, कुछ आप फ्यूचर में पे कर दोगे। इट ऑल्सो इंक्लूड द पर्सन हु इज यूजिंग द गुड्स विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई इंडिविजुअल जिसने सामान नहीं खरीदा, जैसे मैंने कोई सामान नहीं खरीदा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कैमरा नहीं खरीदा, ओके, लेकिन मैंने जो इसका एक्चुअल बायर है, मेरा फ्रेंड चिंटू से मैंने पूछ के कि भाई ये कैमरा अच्छा है ना, मैं इसको यूज कर लूं, इससे कोई नुकसान तो नहीं है? चिंटू ने बोला हाँ हाँ भाई करना यार, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, मैं यूज कर रहा हूं विद द अप्रूवल ऑफ द एक्चुअल बायर, तो मैं भी कंज्यूमर हूं, ठीक है? अगर ये कैमरा यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और मुझे कोई नुकसान हो जाता है तो मैं इस कंपनी को पकड़ लूंगा कि भैया आपने कैसा कैमरा दिया है। अब कंपनी ये नहीं कह सकती आपको तो हमने बेचा ही नहीं, हमने तो चिंटू को बेचा था। तो अगर मैं एज अ कंज्यूमर चिंटू के अप्रूवल से कोई चीज यूज कर रहा हूं तो मैं भी कंज्यूमर हूंगा, ठीक है? तो एक तो वो है जिसने सामान खरीदा है, दूसरा वो है जिसने सामान खरीदा है उसके अप्रूवल से सामान को यूज किया है, ओके? इट अप्लाइज टू बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। हर तरीके से अप्लाई होता है, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है? अच्छा, एक चीज लिखी हुई है कि कोई भी पर्सन अगर रीसेल करने के लिए सामान खरीदता है, आगे बेचने के लिए सामान खरीदता है, फिर वो कंज्यूमर नहीं है, वो तो सेलर है ना यार, दुकानदार है। एनी पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स एंड अवेल सर्विसेज फॉर रीसेल और फॉर कमर्शियल पर्पस, वो कंज्यूमर नहीं है। सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? Why is कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाना पड़ा, ऐसा क्यों? क्या ही जरूरत है इन एक्ट्स की? सबसे पहले बेटा कंज्यूमर इग्नोरेंस। हमारे देश में जो कंज्यूमर है वो इग्नोरेंट है, उसको पता ही नहीं है उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या रेमेडीज हैं, क्या क्या उसको चेक करना है, कौन कौन से मार्क्स देखने हैं सामान खरीदने से पहले। जैसे हम कोई इलेक्ट्रिकल सामान खरीदते हैं तो आईएसआई मार्क देखते हैं ना, हम गोल्ड खरीदते हैं तो हॉल मार्क देखते हैं ना, हम फूड खरीदते हैं तो एफपीओ मार्क या एफएसएसएआई मार्क्स चेक करते हैं ना। तो हर प्रोडक्ट के साथ कोई ना कोई एक क्वालिटी चेक करने का कोई मार्क, कोई सिंबल, कोई साइन, कुछ ना कुछ जुड़ा होता है। कंज्यूमर को पता ही नहीं है, हमारा कंज्यूमर इग्नोरेंट है, फिर उसके साथ वहां पे कुछ ना कुछ एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है। तो कम से कम उसको उसके राइट्स, अधिकार पता चले।
उसको किसी भी एक्सप्लॉइटेशन से बचाया जा सके, उसके लिए कोई ना कोई एक्ट तो चाहिए ना बेटा, इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जरूरी है। देखो लिखा हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द इग्नोरेंट कस्टमर, जो इग्नोरेंट है रिगार्डिंग उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या रेमेडीज हैं, अवेयरनेस स्प्रेड होती है बेसिकली। दूसरा पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स, हमारे कंज्यूमर्स बच्चों अनऑर्गेनाइज्ड हैं। बेटा हम जब डेवलप्ड नेशंस को देखते हैं, यूके को देखते हैं, यूएस को देखते हैं, तो वहां पे ना कंज्यूमर एसोसिएशंस बनी हुई हैं बहुत सारी, जिसके अंदर कंज्यूमर मिलके ही कुछ एसोसिएशंस चला रहे हैं। किसी भी कंज्यूमर के साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन होता है तो पूरी एसोसिएशन पहुंच जाती है सेलर के पास, तो वहां पे पॉसिबल ही नहीं है कंज्यूमर के साथ फ्रॉड करना, क्योंकि कंज्यूमर को नॉलेज बहुत है। कैसे मिलती है नॉलेज, पूरी ऑर्गेनाइजेशन बैठती है पास में, बताती है कि ये चीजें आपको चेक करनी चाहिए, तो लोग अवेयर होते हैं, लोग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, क्योंकि पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। हमारे देश में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है बट लोग उसका पार्ट भी नहीं है। आप ही देख लो ना, आप एज अ कंज्यूमर कितनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट हो, आप नहीं होगे। अगर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं हो तो आप भी अनऑर्गेनाइज्ड हो। तो वही लिखा हुआ है, इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कंज्यूमर्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, उनकी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपको पावर देता है, राइट्स देता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को कि आप केस वेस कर सकते हो कंज्यूमर के बिहाफ पे, समझे। अगला है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कंज्यूमर्स। हम सब जगह देखते हैं कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो कंज्यूमर का जब इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कंज्यूमर। जब इतना एक्सप्लॉइटेशन होगा, किसी को कोई सामान ऑनलाइन कुछ दिख रहा है, आ कुछ रहा है, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ। मैंने एक शूज बाय किए थे अभी थोड़े टाइम पहले एक ब्रांड से, उन्होंने भेजे कुछ, दिखे मुझे कुछ थे, फिर रिटर्न करने के लिए मेरे को 2-3 बार एफर्ट लगाना पड़ा, कस्टमर केयर को फोन कर, ये कर वो कर, तो एफर्ट लगा मतलब मेरा काफी, ऐसा नहीं है कि वापस नहीं हुए, हो गए, बट स्टिल अगर मैं पढ़ा लिखा ना होता या मुझे अपने राइट्स का पावर्स का पता ना होता तो शायद ना होते, मेरा तो नुकसान हो गया था। सबको तो नहीं पता ना। तो कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है, ऑल्दो नाउअडेज कंज्यूमर इज द किंग बट देन ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमें सेफ्टी प्रोवाइड्स करता है हर तरीके की एक्सप्लॉइटेशन से। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का बिजनेस को क्या फायदा है, एज अ बिजनेस आपको क्या फायदा है, तो बेटा देखो बहुत सारे कॉमन पॉइंटर्स हैं, सबका मतलब लगभग एक ही है, तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये। सबसे पहले बोल रहा है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस का मतलब ये है बच्चों कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपका कोई बिजनेस है, आपने कोई ऐसी चालाकी कर ली, तो चालाकी छुपेगी तो नहीं बहुत लंबे समय तक, आज नहीं तो कल सामने आएगी, कब तक छुपा लोगे उस चालाकी को। तो अगर आप बिजनेस को लॉन्ग टर्म में चलाना चाहते हो, शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में बिजनेस को चलाना चाहते हो, देखो अगर आप शॉर्ट टर्म में चलाना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म में तो आप चालाकी करके बेवकूफ बना सकते हो किसी का भी, बट पता तो उसको चल जाएगा, आज नहीं तो कल पता चलेगा। क्या वो दोबारा आपकी दुकान पे आएगा? इवन वो 10 लोगों को बोलेगा भैया कहीं से सामान लेना, यहां से मत लेना। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप फायदा चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करे, तो वो बिजनेस बच्चों ईमानदारी से चलता है, वहां पे धोखाधड़ी नहीं चलती। धोखाधड़ी करने वाले बहुत लोग हैं लेकिन उनके साथ कस्टमर बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता, छोटे समय के लिए टिकेगा। तो इफ यू वांट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, कंपटीशन का जमाना है, तो भाई ईमानदारी से अच्छे तरीके से बिजनेस करो, एक्सप्लॉइटेशन मत करो। दूसरा, बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। देखो बच्चों, हम एज अ बिजनेसमैन, कल को आप बिजनेस करोगे, आपके पेरेंट्स बिजनेस करते होंगे, या आपके बिजनेस अगर आपके पेरेंट्स अगर जॉब भी करते हैं तो किसी ना किसी बिजनेस के अंडर ही जॉब करते होंगे, राइट। तो बच्चों जितने भी बिजनेस हैं वो सब जितने भी रिसोर्सेज यूज करते हैं कहीं ना कहीं सोसाइटी से आया है ना। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं फर्नीचर यूज कर रहा हूं तो वो फर्नीचर किससे बना है? लकड़ी से बना है, सोसाइटी से मिला है। मैं पढ़ाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं, वो टेक्नोलॉजी डेवलप कहां से हो रही है? कहीं ना कहीं सोसाइटी से जुड़ी है। कहीं ना कहीं हर बिजनेस के साथ सोसाइटी से मिला हुआ कोई ना कोई रिसोर्स है। अब सोचो कि आपको जो चीज सोसाइटी ने दी है आप उसी सोसाइटी के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, तो ये तो मॉरली भी गलत हो गया, एथिकली भी गलत हो गया, और सोसाइटी आपको कभी एक्सेप्ट भी नहीं करेगी इस चीज के लिए। तो वही लिखा हुआ है, बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाते हैं गुड्स और सर्विसेज किसको देके? सोसाइटी को। तो उनको सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो बिजनेसमैन आर मेयरली ट्रस्टी ऑफ रिसोर्सेज। आपको जो रिसोर्सेज मिले हैं आप सिर्फ ट्रस्टी हो उनके। ट्रस्टी का मतलब आप सिर्फ यूज कर रहे हो अपने बेनिफिट के लिए, है ना। तो दे मस्ट यूज दीज रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के भले के लिए यूज करो इसको।
तीसरा लिखा हुआ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पूरा चैप्टर पढ़ा था बेटा हमने क्लास 11th में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ये चैप्टर क्लियरली बोलता था कि एक बिजनेस की सामाजिक जिम्मेदारी है ये कि वो सबका ध्यान रखें, कंज्यूमर्स का, अपने वर्कर्स का, सरकार का, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबका, ऑनर्स का भी ध्यान रखना है। तो एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि सोसाइटी का ध्यान रखा जाए, कंज्यूमर्स का ध्यान रखा जाए। अब सर कैसे रखा जाए? देखो, एज अ बिजनेस इट इज़ योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप फेयर प्राइस चार्ज करो। अगर किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर वो रिटर्न करना चाहता है प्रोडक्ट, वो ले गया था और वो प्रोडक्ट सही नहीं है, उसके पर्पस को फिट नहीं हो रहा और वो आगे चेंज करना चाहता है, नया है, उसने यूज वूज नहीं करा, खराब नहीं करा, तो उसकी हेल्प कर दो, है ना। तो इस तरीके से आपकी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि आपको समाज के लिए काम करना है। लिखा हुआ है बिजनेसमैन हैज अ सोशल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स वेरियस ग्रुप्स, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइजेस। नेक्स्ट आता है बच्चों मॉरल जस्टिफिकेशन। मॉरल जस्टिफिकेशन का मतलब होता है कि ये तो हमें मॉरल साइंस में भी पढ़ाया जाता है। छोटी क्लासेस में मॉरल साइंस पढ़ाते थे तो बोलते हैं ना अच्छे इंसान बनो, ये बोल रहा है अच्छा बिजनेसमैन बनो, किसी तरीके की चोरी चकारी नहीं करो, किसी तरीके का कस्टमर को गलत मिसगाइड मत करो, कस्टमर को फेक एडवर्टीजमेंट्स, फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स मत दिखाओ, तभी बिजनेस को अच्छे से चला पाओगे आप लॉन्ग टर्म में। क्या लिखा है? इन टुडेज एनवायरमेंट बिजनेस विदाउट एथिकल वैल्यूज इज मोर देन अ क्रिमिनल एक्टिविटी, है ना भैया, लगभग क्रिमिनल एक्टिविटी ही है, राइट। एंड नो सिविल सोसाइटी कैन टॉलरेट एंड अलाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ अनएथिकल बिजनेस। कोई भी अच्छी सोसाइटी टॉलरेट नहीं करेगी, अनएथिकल बिजनेस को चलने नहीं देगी। अगला क्या आ रहा है? गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखो, आप कुछ भी फ्रॉड करोगे, किसी कस्टमर को किसी तरीके से एक्सप्लॉइट करोगे तो सरकार आएगी, गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि वो कंप्लेन करेगा कहीं ना कहीं जाके, तो सरकार आपके ऊपर पेनल्टीज लगाएगी, पनिशमेंट्स देगी, फंस जाओगे। तो एज अ बिजनेसमैन ये चीज़ सोचो कि अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस में गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना करे, आपके ऊपर किसी तरीके का फ्रॉड का केस वेस ना हो, तो कोशिश करो कि आप बच सको ऐसी चीज़ों से। तो आपके लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको काम में गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी अगर आप अच्छे से करोगे। नेक्स्ट आ रहा है कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ द बिजनेस। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। यार, अगर कस्टमर ही नहीं होगा तो बिजनेस कैसे चलेगा, है ना। बिजनेस चलाने के लिए यू नीड कस्टमर्स, कस्टमर से ही तो सब कुछ होगा। आप एज अ सेलर, एज अ प्रोड्यूसर सामान बना के बैठ जाओ, दुकान में रख के बैठ जाओ, अगर कस्टमर ही नहीं आया तो वो बेकार है। तो कस्टमर का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना बेटा। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ कस्टमर्स इंटरेस्ट, और उसे प्रोटेक्ट करना है हमें उसे एक्सप्लॉइट नहीं करना, ठीक है। ये सब यहाँ लिखा हुआ है बच्चों। अब आ रहा है हमारे पास कंज्यूमर राइट्स चैप्टर का सावधान इंडिया सवाल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारी की सारी राइट्स मैं आपको अभी समझा देता हूँ विद इन 5 मिनट्स। सबसे पहली राइट आती है बच्चों राइट टू सेफ्टी, दूसरी आती है राइट टू इंफॉर्मेशन, तीसरी आती है राइट टू बी एश्योर्ड या राइट टू चूज। अभी राइट टू बी एश्योर्ड लिख के आना है आपको एग्जाम में। जो पुराना एक्ट था उसमें राइट टू चूज लिखते थे, अभी राइट टू बी एश्योर्ड लिखना है, ठीक है। फिर राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो मैं इसको कैसे बोलता हूं? RICHES, रिचेस। R से राइट टू सेफ्टी, I से इंफॉर्मेशन, C से राइट टू चूज, इसको आप राइट टू बी एश्योर्ड भी बोलते हो आज के टाइम में, H से राइट टू बी हर्ड, E से कंज्यूमर एजुकेशन और S से सीक रिड्रेसल। सर इन सबका क्या मतलब? देखो बच्चों, हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना, ये हमें 3 चीजें प्रोवाइड करता है मेनली। कंज्यूमर की राइट्स, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर रेमेडीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, जिम्मेदारी है, उसके साथ साथ हमें क्या क्या, हमें उसके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं अगर हमारे साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन होता है। तीसरे रिड्रेसल एजेंसीज। रिड्रेसल एजेंसीज का मतलब कंज्यूमर कोर्ट्स। तो हम डिटेल में तीनों चीजों को पढ़ेंगे और चैप्टर समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले राइट्स की बात करते हैं। राइट्स का मतलब बच्चों अधिकार। क्या क्या अधिकार अवेलेबल हैं हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में? सबसे पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब है बच्चों प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल डैमेज। इसका मतलब बेटा, अगर मैं ये बोर्ड यूज कर रहा हूं और किसी दिन ये बोर्ड ब्लास्ट हो जाए और मुझे इससे फिजिकल हार्म हो जाए, मुझे चोट लग जाए, मुझे इंजरी हो जाए, तो एज अ कंज्यूमर मेरे को अधिकार है कि मैं सेलर के ऊपर केस कर सकता हूं कि आपने ऐसा सामान क्यों बेचा।
कंडीशन है इसमें भी। कंडीशन ये है कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट क्वालिटी सामान खरीदा था, मैंने अपनी तरफ से सारे के सारे मार्क्स चेक करके ISI मार्क का सामान खरीदा था, मैंने कोई भी लोकल सामान नहीं खरीदा। अब ऐसा नहीं है कि आपने खुद ही अपनी तरफ से तो खराब क्वालिटी का सामान खरीदा है, फिर वो ब्लास्ट हो गया, फिर आप जाके उसके ऊपर केस कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। आपको अगर अधिकार मिल रहे हैं, अधिकार है कि भैया अगर किसी सामान से आपको फिजिकल हार्म हो रहा है, फिजिकल डैमेज हो रहा है, कोई चोट लग रही है, कोई इंजरी हो रही है, तो आप सेलर के ऊपर केस कर सकते हो। लेकिन वो केस आप तब कर सकते हो मेरी जान, अगर आपने गुड क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदा है। अगर आपने खुद ही सब स्टैंडर्ड या खराब सामान खरीदा है, फिर आप केस नहीं कर पाओगे। समझे मेरी बात को? ये जब तुम 12th प्लस हो जाओगे ना, 12th से आगे जाओगे, CA वगैरह करोगे या और कोर्सेज करोगे, तो आपको लॉ पढ़ने को मिलेगा। वहाँ भी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अलग अलग लॉज के यूट्यूब पे डाले हुए हैं, वहाँ भी आपको मैं दिखाऊंगा कि लॉ में हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर चीज़ के बारे में लिखा गया है। लेकिन सिर्फ सेलर को ही नहीं प्रोटेक्ट करता, कस्टमर को भी प्रोटेक्ट करता है, उतना ही सेलर को भी प्रोटेक्ट करता है। लॉ सबके लिए बराबर है ना यार। सिर्फ ये चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन है तो इसमें कंज्यूमर की बात ज़्यादा होगी, इसी तरीके से सेलर को भी प्रोटेक्शन दी गई है लॉ में। समझे? तो यहाँ क्या है बच्चों कि राइट टू सेफ्टी बिल्कुल आपका अधिकार है कि अगर आपने कोई गुड क्वालिटी सामान खरीदा है तो उससे आपको डैमेज हो रहा है, उससे आपको कोई हार्म हो रहा है, कोई इंजरी हो रही है, तो दिस इज योर राइट, दिस इज योर अधिकार कि आप जाके कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है राइट टू इंफॉर्मेशन। सर व्हाट इज दिस इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन मतलब बेटा जानकारी। ठीक है, यानी अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, आप कोई भी गुड खरीदते हो, तो उस गुड के पीछे उसकी डिटेल्स होती हैं। मैंने ये कैमरा खरीदा, मैंने ये माइक खरीदा, तो इस माइक के बॉक्स पे इस माइक के बारे में सब कुछ दिया था, इस कैमरा के बॉक्स पे इस कैमरा के बारे में सब कुछ दिया था। मैं अगर कोई चिप्स का पैकेट लाता हूं तो उसके पीछे भी सारी डिटेल होती है। क्यों? क्योंकि मेरा अधिकार है, दिस इज माई राइट। हमारे देश में आप बिना डिटेल के सामान बेच ही नहीं सकते, आपको उसके बारे में जानकारी कंज्यूमर को देनी पड़ेगी, या तो आप प्रिंट कर दो। अगर आपने प्रिंट नहीं करा तो कंज्यूमर आपसे पूछेगा, आपको बताना पड़ेगा कि भैया इसके अंदर ये चीजें हैं। तो आप देखते हो ना कि पूरी इंफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, उसका बैच नंबर, उसका कंटेंट, उसमें कितनी एनर्जी, कितना प्रोटीन, कितना कार्ब, कितना फैट, कितना शुगर, हर चीज पीछे गिवन होती है, गिवन होती है ना। इनफैक्ट अगर कोई चीज हार्मफुल है आपके लिए, जैसे अल्कोहल वगैरह है, सिगरेट्स हैं, उन पर लिखा होता है दिस इज इंजरियस टू हेल्थ, या स्मोकिंग किल्स, या व्हाटएवर, जो भी चीजें लिखी होती हैं, वो सब क्यों लिखी गई हैं? क्योंकि यू हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन। आपको अधिकार है कि आपको जानकारी मिलनी चाहिए। तो अब सुनो, अगर केस स्टडी आ गया कि एक चिंटू कैमरा से वीडियो बना रहा था और वो कैमरा ब्लास्ट हो गया, उसको चोट लग गई, अच्छी क्वालिटी का कैमरा था, तो उसको राइट कौन सा मिलेगा कि वो केस कर सके? राइट टू सेफ्टी। या ऐसा केस स्टडी आ गया कि आपने कोई सामान खरीदा है, उसके पीछे सारी डिटेल्स होती हैं, कौन से अधिकार है आपको कि आपको बताया जा रहा है? राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, राइट टू चूज का क्या मतलब होता है? इसको हम राइट ऑफ चॉइस भी बोलते हैं। इसका मतलब बच्चों सिंपल सा है कि आप किसी भी कस्टमर को फोर्स नहीं कर सकते कोई भी सामान खरीदने के लिए। उसको पूरा अधिकार है कि वो जब तक एश्योर नहीं हो रहा, जब तक वो एश्योर्ड फील नहीं कर रहा, जब तक वो ये नहीं फील कर रहा कि मेरा पर्पस ये पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज फुलफिल कर रहे हैं, तब तक आप उसको फोर्सफुली कोई चीज नहीं बेच सकते। एक कस्टमर को अधिकार है, एक कस्टमर को राइट है कि वो आराम से चॉइस करेगा सामान की, वो आराम से जो उसका मन करेगा वो बाय करेगा। आप कस्टमर को किसी भी तरीके से फोर्स नहीं करोगे। आपकी दुकान पे गया मैं, सपोज आपका शूज का बिजनेस है, मैंने बोला मुझे स्पोर्ट शूज चाहिए, आपने मेरे आगे स्नीकर्स रख दिए, मैंने कहा ओ भाई स्पोर्ट शूज चाहिए, आपने निकाला चाकू जेब में से और मेरे गले पे रख दिया, भाई साहब लेके जाने पड़ेंगे। मैंने कहा भाई मुझे ये नहीं चाहिए, अरे भाई भैया मुझे ये नहीं चाहिए भैया, आप करो नहीं, लेके जाओ, जितने जेब में पैसे निकालो। तो मेरा कौन से राइट का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है? राइट टू चूज। ठीक है, राइट ऑफ चॉइस। मुझे अधिकार है कि मैं भैया अपने हिसाब से, जब तक मैं एश्योर्ड फील नहीं करूंगा तब तक आप मुझे सामान नहीं बेच सकते। समझे? नंबर 4, राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का क्या मतलब होता है बेटा? सुनवाई होना। सुनवाई होना, सुनवाई होना से क्या मतलब है बच्चों? कि आपके साथ अगर कोई गड़बड़ हुई है, आपको कोई गलत सामान दिया गया है, आपको कोई सर्विस अधूरी दी गई है, कोई गुड्स नकली दिए गए हैं,
तो आप कंपनी को फोन करने के लिए आपके पास कोई ना कोई नंबर होना चाहिए कंपनी का, कोई ना कोई कंपनी में फोन उठाना चाहिए जो मेरी बात को सुने। जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि मैंने एक शूज मंगाए एक ब्रांड से और वो शूज खराब आ गए, तो भैया मैंने सीधा उनके कस्टमर केयर को कॉल लगाया, कस्टमर केयर अवेलेबल था, उन्होंने मेरी हेल्प करी, मेरी बात सुनी ना उन्होंने। सिर्फ बात सुनने को बोलते हैं राइट टू बी हर्ड। मेरी बात सुनी गई, मेरी कंप्लेन सुनी गई, ठीक है मुझे 2-3 एफर्ट लगे, बाद में मेरा वो चेंज हुआ, लेकिन हो गया बच्चों। तो आप देखते हो हर कंपनी के कस्टमर केयर सेल्स होते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है तो फीडबैक फॉर्म्स होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि आपको अधिकार है कि आप अपना फीडबैक दे सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है राइट टू सीक रिड्रेसल। सीक रिड्रेसल का मतलब होता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना। इसी का एक स्टेप और आगे, राइट टू बी हर्ड बस ये बोलता है कि आपकी बात सुनी जाए, राइट टू सीक रिड्रेसल बोलता है कि आपकी बात का सॉल्यूशन किया जाए। जैसे मेरा शू खराब आया तो मैंने कॉल लगाया कस्टमर केयर पे और मैंने उनको बताया कि मेरे को आपने ये यूज्ड शूज भेज दिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा पैसा रिफंड करो, ठीक है, या फिर मुझे शूज चेंज करके दो। तो उन्होंने कहा ठीक है वी विल हेल्प यू, बस इतना कह के छोड़ दिया। उसके बाद कोई हेल्प नहीं कर रहा। अगली बार मैंने फिर कॉल किया, फिर कह रहे हैं ओके वी विल हेल्प यू, मेरे को कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा। तो मेरा राइट टू बी हर्ड तो हो रहा है, लेकिन रिड्रेसल नहीं मेरा हो रहा, मेरा जो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो मेरा राइट ये तो यूटिलाइज कर पा रहा हूं मैं, ये यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। अब मैंने फिर फोन लगाया तो अगली बार उन्होंने बोला सर आपके घर पे हमारा जो डिलीवरी बॉय है वो आएंगे और शूज ले जाएंगे कल और आपको पैसे मिल जाएंगे आपके। अगले दिन डिलीवरी बॉय आया, शूज ले गया, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। अब देखो मेरी हर्ट तब हो गई थी जब मेरी बात सुनी गई, जब मेरा रिड्रेसल हो गया, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसको बोलते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल। तो सीक रिड्रेसल का मतलब है कि आपका अधिकार है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई डिफेक्टिव गुड्स आए तो कंपनी या तो उसे रिपेयर करके दे, रिपेयर नहीं हो सकता रिप्लेस करके दे, रिप्लेस नहीं हो सकता रिफंड करे मेरा पैसा। तो ये बच्चों सीधा सीधा चलता है। उसके बाद राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर को अधिकार है कि उसको उसके राइट्स के बारे में जानकारी हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जानकारी हो, उसको कंज्यूमर कोड्स के बारे में जानकारी हो, उसको पता होना चाहिए कि कहाँ पे जाके कंप्लेन करनी है। तो आपके सिलेबस में चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, वो भी क्या है, एक राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन ही तो है। आपका अधिकार है, आपको एजुकेशन होना चाहिए, आपको पढ़ाया जा रहा है, राइट। तो 6 राइट्स होती हैं बच्चों हमारे पास, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। राइट टू सेफ्टी यानी फिजिकल डैमेज से बचने के लिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसका मतलब आपको प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए बच्चों, प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। राइट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए, ये कंज्यूमर एजुकेशन की बात है, यानी कंज्यूमर एजुकेटेड होना चाहिए। राइट टू बी एश्योर्ड यानी आपको कोई जबरदस्ती कोई सामान नहीं बेच सकता। राइट टू बी हर्ड, अगर आप कभी एक्सप्लॉइटेड फील करो तो आपकी बात की सुनवाई होनी चाहिए। राइट टू सीक रिड्रेसल, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है बच्चों जी। देखो राइट टू सेफ्टी, द कंज्यूमर हैज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर हैजार्डस। हैजार्डस का मतलब जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कंज्यूमर को अधिकार है कि मार्केटिंग ना हो ऐसे गुड्स और सर्विसेज की जो हैजार्डस हैं, ठीक है जी। ये सेफ एंड सिक्योर लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब कंज्यूमर को अधिकार है कि उसको क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस, हर चीज के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। राइट टू बी चूज का क्या मतलब है? राइट टू चूज का मतलब है कि कंज्यूमर को एश्योरेंस अवेलेबल होना चाहिए कि सामान अवेलेबल है। एबिलिटी एंड एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, आपको हर तरीके से वैरायटी चेक कराई जाएगी, दिखाई जाएगी, आपको फोर्सफुली कुछ नहीं बेचा जाएगा, ठीक है। द प्रोड्यूसर, सप्लायर, रिटेलर शुड नॉट फोर्स द कस्टमर टू बाय एनी पर्टिकुलर ब्रांड। इसके बाद बच्चों जी राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड क्या बोलता है? कंज्यूमर हैज अ राइट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और टू बी हर्ड और टू राइट टू एडवोकेट हिज इंटरेस्ट। कंज्यूमर अगर एक्सप्लॉइट हुआ है, उसकी कोई कंप्लेंट है, तो उसको अधिकार है कि उसकी बात सुनी जाए, ठीक है। इसीलिए कंपनीज के कस्टमर केयर सेल होते हैं, कंप्लेन सेल्स होते हैं। राइट टू सीक रिड्रेसल, इसका मतलब उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए अगर वो कहीं पे भी एक्सप्लॉइटेड फील कर रहा है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को अधिकार है कि उसको प्रॉपर नॉलेज हो,
उसको बताया जाए, उसकी राइट्स के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, कंज्यूमर कोड्स के बारे में, सब। तो ये हैं बच्चों हमारे 6 राइट्स जो मैंने आपको पढ़ाए अच्छे तरीके से, और चैप्टर की शुरुआत करी हमने, इंपॉर्टेंस पढ़ा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंज्यूमर कौन होता है ये देखा, और कंज्यूमर के राइट्स देखे। अगली क्लास पे बच्चों मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, कल ही मोस्ट प्रोबेबली। तो कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और फिर हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। कल तो इशू ऑफ शेयर्स कराऊंगा, इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चंस कराऊंगा कल, बढ़िया बढ़िया, तुम्हें शानदार मजा आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। अभी के लिए इतना ही, तब तक बढ़िया से पढ़ते रहो, याद कर लेना इतना पोर्शन आज, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।